हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ आप क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। जैसे आपने पीछे देख भी लिया होगा, सर ने हेडिंग लिख दिया है। तो ओम्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रीवियस दो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, और साथ में आपको करंट बताया था। यहां हम लोग इन दोनों ही क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। रिलेशन मैंने नहीं फाइंड किया है, ओम्स सर ने फाइंड किया है। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने डिफरेंट कंडक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन देखा। क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल जनरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल जो है किसी कंडक्टर के अगर अक्रॉस जनरेट कर दें तो उनके बीच में जो फ्लो होने वाला करंट है उनके बीच में एक रिलेशन मिलता है। दैट रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बदलेगा और करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दे तो करंट भी कम होगा। अब सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। सोचिए, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और अभी इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस करें, क्या हम इसके अंदर बदलाव करें कि इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें। तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि इनके दोनों एंड पे हम बैटरी जनरेट करते हैं, तो बैटरी लगा दें। और जैसे ही हमने बैटरी लगाया तो इन सारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। यानी हमने क्या कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगा के एक फिक्स डायरेक्शन में चलाना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी ज्यादा बैटरी की पावर होगी, जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, बैटरी पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन और तेजी से चलना स्टार्ट करेंगे। सोचिए, एक 5 वोल्ट की बैटरी है, छोटी वाली बैटरी जो हम लोग रिमोट वगैरह में यूज करते हैं। एक 5 वोल्ट की बैटरी हमने किसी कंडक्टर के बीच लगाया, कंडक्टर बहुत बड़ा था, तो क्या वो अपना काम नहीं कर रहा होगा, डेफिनेटली काम कर रहा होगा, लेकिन उसके पास इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन को चलाए, सारे इलेक्ट्रॉन को तेजी से घुमाए। तो हम लोग कहते हैं कि करंट कम लग रहा है। हम लोग 5 वोल्ट की बैटरी से निकलने वाले वायर को अगर हम टच भी करें तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। लेकिन हमारे घरों में जो करंट आता है, जो हमारे घरों में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो कितना है, 220 से 250 वोल्ट तक। अब सोचिए, कहां 5 वोल्ट, कहां 220 वोल्ट, बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो अगर किसी कंडक्टर के एंड में अगर हम 220 वोल्ट लगाएं, इसका मतलब उस कंडक्टर के चार्जेस पे अब फोर्स लगने लगे, ज्यादा फोर्स लगने लगे। तो ज्यादा फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तेजी से फ्लो करेंगे। यानी पोटेंशियल बदला तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बदला, और इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे। और करंट इसी को तो कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो करना, कोई चार्ज अगर फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, यानी था ना हमारा डेफिनेशन I = Q/T, कितने चार्ज किसी पर यूनिट टाइम में फ्लो करते हैं उसे हम करंट कहते हैं। यानी इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि पोटेंशियल बढ़ाइए करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटाइए करंट घटेगा। क्लियर है बच्चों। तो इस स्टेटमेंट को मैंने लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहां एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या कुछ बुकों में लिखा होगा एट कांस्टेंट फिजिकल चेंजेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल लगा रहे हो और करंट को स्टडी कर रहे हैं, तो जितनी भी फिजिकल चेंजेस हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे एटमॉस्फेयर हो, उन सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिलहाल अगर हमारा कोई फिजिकल चेंजेस नहीं है तो क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है
is directly proportional to the potential difference across its end। यानी किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने जनरेट किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। यानी अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं तो वी कैन राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम इसको ये भी कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल लगाया तो करंट हमारा बदला। तो ओम साहब का ये फॉर्मूला उन्होंने क्या बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिजिक्स में हम इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं बच्चों तो कांस्टेंट यूज करते हैं। ये आपके लिए कुछ नई बात नहीं है, क्लास 9 से करते आ रहे हैं। तो हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लिया, और इस जहां हमारा R क्या है बच्चों, R एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट का एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और यहां से हमें एक नया टर्म मिला जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। कैन यू फाइंड द वैल्यू रेजिस्टेंस? डेफिनेटली। और हम इस रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल और करंट का रेशियो। अगर हम किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के रेशियो को हम फाइंड करें तो दैट वैल्यू गिव्स द रेजिस्टेंस। क्लियर है? वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बताएगा। मुझे मालूम है आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आ ये रेजिस्टेंस आपके दिमाग में चल रहा होगा, रेजिस्टेंस क्या है सर? तो आते हैं उसके बाद। फिलहाल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट। पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है वही रेजिस्टेंस होता है। ओके, इसकी यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चों? ये होती है वोल्ट, और करंट का एम्पियर हम लोगों ने पढ़ा है। या तो आप इसे वोल्ट पर एम्पियर पढ़ें, या हम कहते हैं इसको ओम, क्योंकि ओम साहब ने बनाया था तो उनके ऑनर पे इस यूनिट को रखा गया ओम। और इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कैप की तरह दिखाई देता है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओमेगा से ओमेगा पढ़ते हैं। क्लियर है? क्या यहां तक की सारी कहानी आप लोग को समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोले या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोले। तो रिमूव द कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो ऑफ पोटेंशियल अपॉन में करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो हमें रेजिस्टेंस देगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस का क्या। ओके, एक चीज और, अगर हम ग्राफ देखें, इसमें ग्राफ भी है बच्चों। ओम साहब ने क्या बताया? उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, इस स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आप अपनी बुक ओपन करोगे तो आपको ओम साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में मिलेगा। तो उन्होंने डिफरेंट ऑफ मटेरियल्स का यूज किया था, अलग अलग कंडक्टर्स का यूज किया, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। तो अगर उन्होंने करंट और पोटेंशियल के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि द रेशियो ऑफ करंट, देखो करंट का रेशियो और पोटेंशियल, यहां मिलेगा मुझे करंट, यहां मिलेगा पोटेंशियल, यहां मिला मुझे करंट, यहां मुझे मिला पोटेंशियल। यानी अगर हर एक पॉइंट पे देखा जाए तो रेशियो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आया। और ये ग्राफ हमें क्लियर बता रहा है कि अगर दो क्वांटिटी का रेशियो सेम हो तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ओके, तो रेजिस्टेंस, अब हम हेडिंग डालते हैं रेजिस्टेंस, जो आपके अभी फिलहाल दिमाग में कब से घूम रहा है कि है क्या रेजिस्टेंस? सर आपने तो बस बता दिया रेजिस्टेंस V अपॉन I होता है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया। अब फील करते हैं रेजिस्टेंस को। बच्चों बताओ करंट किस में फ्लो करता है? तो आपका आंसर होगा किसी कंडक्टर में। किसी कंडक्टर में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। ओके, सोचिए कि मैंने इसके दोनों, अगर जब करंट इस कंडक्टर में मूव कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? अगर अंदर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोज में क्या होता है? करंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं। और जितना ज्यादा टकराएंगे
जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही वो करंट का अपोज करेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं ये कह दूं कि किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, क्या रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से जाने वाले करंट का अपोज करे। फिर से, कंडक्टर रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या? किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या करना? करंट का अपोज करना। जैसे मेरी प्रॉपर्टी क्या है? आपको पढ़ाना। तो मेरी इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट का अपोज करे, जो अपने अंदर से करंट को ना जाने दे, वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? वो हमारी रेजिस्टेंस। क्लियर है? आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस? तो हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर। उस कंडक्टर को हम कहते हैं रेजिस्टर। जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? जिसका सिंबल ये जिगजैग सी लाइन। ये जिगजैग सी लाइन इसीलिए बनाई गई है ताकि करंट जब जाए, सोचो ये करंट यहां से जा रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? ऊपर गया, नीचे, फिर ऐसे। दैट मींस क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए इसका सिंबल बनाया गया ये जिगजैग सी लाइन। इसे कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? उस कंडक्टर में जिसमें करंट पास कर रहे हैं वो कहलाएगा कंडक्टर। क्या कहलाएगा? रजिस्टर। और रजिस्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट का अपोज कर रहा है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कुछ बातों पे डिपेंड करता है, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को परेशान करते हैं, कह सकते हैं चेंज करते हैं। ओके, ओके, ये देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला आता है लेंथ। फर्स्ट आता है लेंथ। सेकेंड आता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड आता है बच्चों टेम्परेचर। फोर्थ आता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, ये चार वो फैक्टर हैं जो किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं इनको डिटेल में जानते हैं। सोचिए कि आपके पास दो वायर है, एक छोटे साइज का है और एक बहुत बड़े साइज का है। क्लियर है? ये दोनों ही क्या है? कंडक्टर है। ये दोनों क्या है? कंडक्टर है। फिलहाल हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग फिलहाल इसके लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये लेंथ L था और इसको हमने बोल दिया L डैश। अब फिगर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एक की लेंथ छोटी है और एक की लेंथ बड़ी है। तो जब करंट इस कंडक्टर से होकर जाएगा तो सोचो किसको ज्यादा देर तक ट्रेवल करना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा L डैश में करंट को ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना होगा। और ज्यादा ट्रेवल करना होगा तो अंदर कौन बैठा है? ये कंडक्टर क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरे अंदर से करंट ना जाए। वो क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। यहां करंट का अपोज ज्यादा होगा या कम होगा? लेंथ कम तो अपोज भी कम। यहां लेंथ बहुत बड़ा तो अपोज क्या हो गया? बढ़ गया ना। किसी बड़े से रास्ते में बहुत सारे लोग आपको अपोज कर रहे हैं दौड़ने से तो आप पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा। वहीं एक छोटे से एरिया में आपको कोई लोग रोक रहे हैं आप दौड़ने से तो वहां ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। अगर वायर की लेंथ बढ़ गई तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया, और ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेंथ छोटी कर दी तो ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि इसकी लेंथ कम थी। कुछ कम ही डिस्टेंस तक ही तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो यानी R बढ़ा
यानी हम पहले ये बोलेंगे लेंथ बढ़ा तो हमारा आर भी बढ़ेगा, और अगर लेंथ घटेगा तो हमारा आर भी घटेगा। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। हाउ द क्रॉस सेक्शन एरिया अफेक्ट द रेजिस्टेंस। अब सोच के देखिए, मैं फिगर बता देता हूं। एक वायर है और एक दूसरा वायर है। फिलहाल हम लोगों ने दोनों ही वायर को सेम लेंथ का रखा है, बस क्या बदल दिया है, दोनों वायर का लेंथ हमने सेम रखा है, लेकिन दोनों का एरिया आपको दिख रहा होगा, एरिया डिफरेंट है। सोचो अब क्या होगा, याद सोचो, अगर आपके घर के पास एक बहुत पतली सी गली है, बहुत पतली सी गली, और उसमें आप बहुत तेजी से दौड़ते हुए कुछ लोग जा रहे हैं, दौड़ते हुए, तो क्या होगा, वो आपस में टकरा जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, वो खुले होकर दौड़ नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर सड़क बहुत चौड़ी कर दी जाए और अब बोला जाए दौड़ने के लिए, तो अब आप बोलोगे कि बहुत आराम से दौड़ जाएंगे। तो सेम कौन दौड़ेगा, चार्जेस दौड़ेंगे, किसमें, कंडक्टर में दौड़ रहे हैं। तो अगर जब हमारा करंट दौड़ रहा है इन दोनों ही कंडक्टर में जिनकी लेंथ सेम है, लेकिन क्या अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर एरिया ज्यादा हो गया तो चार्जेस को रन करने का स्पेस ज्यादा मिल गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर स्पेस ज्यादा होगा, अगर स्पेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, और अगर स्पेस कम हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गया, स्पेस कम हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंक्लूड करूं तो कह सकता हूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। देखो अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाया तो ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया, और अगर मैंने एरिया कम कर दिया तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो गया। यानी एक दूसरे के क्या हो गए, वो अपोजिट हो गए। और अगर कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ अपोजिट रिलेशन रखती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है? यानी सेम मटेरियल का वायर, अगर एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, एक मोटा वायर एक पतला वायर, पतला वायर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्यों, एरिया कम है। अगर उसकी थिकनेस बढ़ा दे तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, करंट आराम से फ्लो कर सकता है, यानी अपोज कम होगा। एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंडेंट है देखते हैं। हम लोगों ने किसे बात कर लिया, लेंथ पे बात कर ली हम लोगों ने, क्रॉस सेक्शन पे बात कर लिया। अब बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है किसी रेजिस्टेंस, किसी मेटल के, या फिर कह सकते हैं किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट करता है, देखते हैं सर। अब देखो हमारे सराउंडिंग में जितने भी कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में कुछ कंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर मेटल्स के बने होते हैं। क्या, प्योर मेटल के बने होते हैं। और कुछ कंडक्टर जो होते हैं वो हमारे अलॉय के बने होते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा प्योर मेटल क्या होते हैं और अलॉय क्या होते हैं। ओके, तो देखा गया कि अगर प्योर मेटल है, क्या है, प्योर मेटल है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनका रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ता है, और अगर उनका टेम्परेचर घटाते हैं तो उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटती है। अगर हम अलॉय के बारे में बात करें तो अलॉयज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, ये जो क्या होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, या कह सकते हैं दे आर अनइफेक्टेड टू द टेम्परेचर। ओके बच्चों, और अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स प्योर मेटल्स होते हैं वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे ही हम उनको हीट देना स्टार्ट करते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स का बिहेवियर भी एक जैसा होगा। जैसे ही उनको हीट मिलेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी किसी एटम के पार्टिकल्स की, तो वो क्या होंगे, वो बहुत तेजी से चलना स्टार्ट करेंगे एंड दे कोलाइड विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने का मतलब वो करंट का अपोज ज्यादा करेंगे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ठीक है, हालांकि ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ द रेजिस्टेंस अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ मटेरियल्स।
इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर है, ओके, दो कंडक्टर है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, यानी इसका लेंथ भी सेम और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम। दो लेंथ जिनका लेंथ भी, दो कंडक्टर जिनकी लेंथ भी सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है? अगर मैं कह दूं कि ये किसके बल के बना है? नाइक्रोम का, ठीक है, ये है हमारा, और दूसरा हमारा है कॉपर, एल्युमिनियम कह लें हम लोग। अब देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इन दोनों कंडक्टर का जो पहले वाला है उसको हम लोगों ने क्या कहा? नाइक्रोम, और दूसरे वाले को हमने कहा एल्युमिनियम। अब दोनों की लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, पर जब हम लोगों ने इसकी रेजिस्टेंस को देखा तो हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। क्या? दोनों का लेंथ सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, तो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग उनका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ भाई? तो मालूम चला कि ये दोनों डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने हुए। किससे मिलके बने हैं? ये किसका था? आपका नाइक्रोम, जो एक अलॉय है, और ये हमारा क्या है? एक प्योर मेटल है जो हमारा एल्युमिनियम है। तो दो डिफरेंट मटेरियल के एटम्स का बिहेवियर डिफरेंट होगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा है क्या? रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर के नेचर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने ये चार फैक्टर्स पढ़ लिए जो ये फैक्टर किसी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इन सब चीजों को रब कर देता हूं। तो हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन कर दे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। फिजिक्स में हम हमेशा इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, और जब भी इस प्रोपोर्शनल को हटाने की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट यूज करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। यहां हमें एक नया कांस्टेंट, जहां क्या है? रो इज अ कांस्टेंट, इसे बच्चों क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, RHO, हिंदी में बोले तो रो। क्या बोलते हैं? रो। ये एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का स्पेसिफिक नेम रखा गया है, और इसका नाम रखा गया है रेजिस्टिविटी। ओके, या इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या कहते हैं बच्चों? इस रो को हम लोग, ये जब हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लिखा, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या है ये रो? अगर इस रो की वैल्यू निकाली जाए इस फॉर्मूले से, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? R इंटू A अपॉन L। अब देखिए, एक नया टर्म आपके सामने आया, एक नया कांस्टेंट टर्म आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अक्सर बच्चों के अंदर इस पॉइंट को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। आएंगे उस टॉपिक पे, पहले हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो देखो बच्चों, अगर ये A हमारा क्या था बच्चों? एरिया। क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इस एरिया को 1 यूनिट स्क्वायर लिखूं, और लेंथ अगर हम लोग ले लें 1 यूनिट, या कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारा 1 मीटर। अगर इन दोनों की वैल्यूज में हम पुट कर दें
तो मुझे रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, R इंटू 1/1। तो वी कैन से रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकली देखा गया कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 यूनिट स्क्वायर लें, लेंथ को अगर हम 1 यूनिट लें, तो हमारा जो रजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रजिस्टिविटी क्या है, तो देखो रजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन कब है, रजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या था कि हमारा जो कंडक्टर है वो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। क्लियर है बच्चों? तो रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक रजिस्टर के लिए जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। अब आपके दिमाग में चल रहा हो क्या सारे जो रजिस्टर होंगे सिर्फ 1 मीटर के स्क्वायर के लिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर पर डिफाइन होंगे? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने रखी है। क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइज कर रखा है इसको डिफाइन करने के लिए कि अगर कोई किसी कंडक्टर के अंदर हम देखें क्या, तो हम लोग उसको इमेजिन करते हैं कि क्या है, ये एक क्यूब है, एक क्यूब, और करंट जो है ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो जब ये करंट जा रहा होगा ना, तो ये किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा होगा, करंट परपेंडिकुलर इन दोनों सरफेसेस से जा रहा है, फेसेस से होके जा रहा है। तो अगर इस फेस की एरिया, इस फेस का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है और इस क्यूब की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर और जो ये शेडेड पोर्शन का एरिया है अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो क्यूब है जितना करंट को रेजिस्ट करेगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने यहां से रेजिस्टेंस की हेल्प से एक नई क्वांटिटी बनाई जिसका नाम था रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, R फॉर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया इज अ मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई बच्चों, ओम मीटर। क्या हो गई हमारी यूनिट, ओम मीटर। बच्चों रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले हमारे पास 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास 2 कंडक्टर है, ठीक है। दो कंडक्टर हैं, एक हमारा बना हुआ है सिल्वर से, किससे बना है बच्चों, सिल्वर, और एक बना है हमारा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का बना हो, कॉपर का बना हो, और इनकी लेंथ, पहले वाले की लेंथ हमारी L और क्रॉस सेक्शन एरिया A, दूसरे वाले की लेंथ L डैश और क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश। अब देखो आपको फिगर से साफ मालूम चल रहा होगा कि दोनों ही कंडक्टर की लेंथ क्या है, डिफरेंट है। अब फिलहाल मान के चलो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही जैसा मान लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करना हम लोग को। ओके, तो दोनों कंडक्टर की लेंथ में डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए जरा बताइए इन दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसी होगी, क्या होगा, क्या सेम है या डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर थे, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते थे। तो आपको मालूम थे 4 फैक्टर थे, लेंथ था, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल। तो अगर दोनों कंडक्टर के लेंथ में डिफरेंस है, तो डेफिनेटली उसके रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे। यानी ये वाला जो कंडक्टर है पहला नंबर 1 वाला, उसका रेजिस्टेंस और सेकंड का रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ओके, और अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी के बारे में, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। दोनों की मटेरियल्स डिफरेंट है, दोनों के मटेरियल्स क्या है, डिफरेंट है, तो इनकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी।
यानी इस पर्टिकुलर केस में रेजिस्टेंस भी दोनों कंडक्टर के डिफरेंस और रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट। अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए कि फिलहाल एक कंडक्टर है 1, दूसरा कंडक्टर है सेम लेंथ का है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिगर थोड़ा गड़बड़ है उससे मत समझिएगा, ये दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, दोनों का लेंथ भी सेम, लेकिन दोनों का जो मटेरियल है ये बना है हमारा सिल्वर से और ये बना है हमारा कॉपर से। अब बताइए इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? लेंथ भी सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, तो क्या रेजिस्टेंस सेम है? नहीं, इनके रेजिस्टेंस सेम नहीं होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? हमारा रेजिस्टेंस हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे। दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट है, तो दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा और रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है। अगर इसमें मैं क्या कर दूं, ये कॉपर के जगह सिल्वर कर दूं, अब बताइए क्या इस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफरेंट है? क्या इस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफरेंट है? रेजिस्टेंस दोनों के सेम, क्योंकि लेंथ भी सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, मटेरियल भी सेम, तो रेजिस्टेंस भी हमारा सेम होगा। और रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल के बने हैं, तो दोनों का रेजिस्टिविटी भी सेम। इस केस में आपका रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। अगर पहले वाले एग्जांपल में अब मैंने एल्युमिनियम हटा के क्या कह दिया कि ये भी सिल्वर ही है, क्या है? ये भी सिल्वर है। अब बताइए क्या दोनों के रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है? डेफिनेटली दोनों के रेजिस्टेंस अब डिफरेंट है। सुनिएगा ध्यान से, यहां रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस डिफरेंट है। कैसा है बेटा? दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन दोनों में क्या सेम है? दोनों मिलकर बने हैं एक ही मटेरियल से, लेकिन इस केस में इनकी रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है? सेम। ठीक है, इस केस में रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। यानी रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वो क्या हो, अगर मान लो सेम मटेरियल का कोई भी दो कंडक्टर हो, उनके लेंथ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सिल्वर का कोई कंडक्टर है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे किसी कंट्री में, अगर वो सिल्वर का बना है तो उसकी रेजिस्टिविटी हर जगह सेम रहने वाली है। लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होगा, हर डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों ने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को भी बहुत आराम से अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्लियर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।